हे गाइस, स्वागत है आप सभी का बटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो चलिए आज के सेशन को करते हैं शुरू। उससे पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ प्रैप टुडे के बारे में। एक्चुअल में ये प्रैप टुडे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आप सभी को एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको डेली मैथ्स की वीडियोस, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में भारत के नाभिकीय परीक्षण यानी इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हैं जैसे पोखरण 1 के बारे में जानेंगे, पोखरण 2 के बारे में जानेंगे, किस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए गए, किस तरीके से परीक्षण किया गया। तो वो सारी की सारी आज की क्लास में कहानी जानेंगे। तो चलिए भारत यानी इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट में पहला जो हम पढ़ने वाले हैं पोखरण 1 के बारे में। तो पोखरण 1 देखिए, जब भारत में जो पहला नाभिकीय परीक्षण किया गया था तो वो राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था। कब किया गया था? 18 में 1974 को जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। कब किया गया था? 18 में 1974 को। एंड इसे नेम क्या दिया गया था जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया? तो बेसिकली इसे नेम दिया गया था शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट यानी पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। वहीं एक और नेम भी दिया गया था कि बुद्धा मुस्कुराई, यानी जब फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर टेस्टिंग किया गया, तो जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग किया गया तो ये कहा गया कि बुद्धा मुस्कुराए यानी स्माइलिंग बुद्धा। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है उसे हमेशा जो है वो स्माइलिंग बुद्धा के नेम से जाना जाता है। चलिए ये देखते हैं कि एक्चुअली में इसे जो है वो सफल किस प्रकार से बनाया गया, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने इसमें काफी ज्यादा सहायता की, हेल्प की। तो बार्क और डीआरडीओ हो गए। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च सेंटर, और डीआरडीओ दोनों के ही मेल जोल से दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर परमाणु परीक्षण जो है वो थार मरुस्थल में लगभग 107 मीटर की गहराई में जो शेप था वो एल आकार के स्थान पर करवाया गया था। तो पोखरण में जो राजस्थान का जो थार मरुस्थल एरिया है उसमें जो है लगभग 107 मीटर गहराई में जो आकार था वो एल आकार का था। वहीं बार्क जो है उसी के उस समय पे निदेशक हुआ करते थे राजा रमन्ना। तो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में परमाणु बम के जनक किसे कहा जाता है तो हमेशा याद रखिएगा, भारत में परमाणु बम का जो जनक बोला जाता है वो राजा रमन्ना को बोला जाता है। और डीआरडीओ के वैज्ञानिक और सलाहकार डॉक्टर वसंती दुलाल नाग चौधरी ने परीक्षण को सफल बनाने में सबसे प्रथम जो परीक्षण किया गया था वो भूमिका निभाई थी। तो किसके किसके द्वारा? डॉक्टर वसंती दुलाल नाग चौधरी के द्वारा और राजा रमन्ना के द्वारा। ये परीक्षण जो है जब किया गया तो ये परीक्षण बेसिकली 8 किलो टन लगभग जो है दावा किया गया था इसमें 12 से 13 किलो टन का। तो नाभिकीय विखंडन के समकक्ष था। इसमें प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था और विस्फोट के बाद ही किसी तरह जो है विकिरण फैलने की घटना, किसी भी प्रकार के जो रेडिएशंस वगैरह है तो किसी भी प्रकार से रेडिएशंस वगैरह नहीं फैले थे। बहुत ही आराम से जो है वो कर लिया गया था टेस्टिंग, एंड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आई थी। तो याद रखिएगा कि ये जो परीक्षण किया गया था तो हमारा जो फर्स्ट पोखरण टेस्टिंग में जो फर्स्ट हमारी न्यूक्लियर टेस्टिंग थी तो बेसिकली उसमें जो ईंधन का प्रयोग हुआ था वो प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था, यानी जो हमारी फर्स्ट टेस्टिंग थी वो प्लूटोनियम बेस्ड टेस्टिंग थी। उसके बाद कहानी आ जाती है पोखरण 2 की। देखिए कहीं ना कहीं जब टेस्टिंग की गई तो टेस्टिंग जो थी उसमें ये बोला गया था कि हम जो है वो पीस के लिए यानी मिलिट्री पर्पस के लिए कर रहे हैं। बट जब हम इस स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगी तो स्पेस टेक्नोलॉजी में मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊंगी। पूरी कहानी हम किस तरीके से हमारे रिसर्च सेंटर्स बने, किस तरीके से बनाए गए, क्या क्या कार्य किए गए, ये जो पूरी कहानी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर कम डिटेल में भी बता रही हूँ क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारे वेपन्स वगैरह बनाए गए उन वो इस तरीके से बनाए गए कि उनका सिविल यूज़ भी हम कर सकें एंड मिलिट्री यूज़ भी कर सकें। तो पोखरण 2 देखिए, अगर भारत में दूसरी बार जो है वो टेस्टिंग जो है वो 1998 में की गई। जब ये सेकंड टेस्टिंग थी, तो सेकंड टेस्टिंग के टाइम पीरियड में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। और इन्हें जो है जब सेकंड टेस्टिंग की गई, तो सेकंड टेस्टिंग में इन्हें जो है वो शक्ति 98 के नाम से जाना गया। शक्ति 98 में जो परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की भूमिका मेन भूमिका में थे। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी मूवी होती है तो उसमें एक एक्टर जो होता है वो लीड रोल में होता है ना, तो सेम वैसे ही जब शक्ति 98 की टेस्टिंग की गई, तो इसमें 3 और संगठन जो थे, आप या कह सकते हैं अनुसंधान केंद्र, वो 3 मेन भूमिका में थे। डीएई जो कि है परमाणु ऊर्जा विभाग, बीएआरसी जो कि है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और डीआरडीओ जो कि है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन केंद्र। एंड मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ, जैसे कि अभी ऑलरेडी आपने सभी ने नोटिफिकेशन देखा होगा, एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई हैं, जिसमें से एग्ज़ाम जो है वो 24 अप्रैल को है एंड फॉर्म जो है वो 10 जनवरी से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप में से कोई भी जो है जो भी लोग एमपीपीसीएस देते हैं तो अपना फॉर्म भर लीजिएगा एंड लास्ट डेट से पहले। उसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये जो मेन पोर्शन है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो आप किसी भी पीसीएस के लिए, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यानी कोई भी पीसीएस हो ना, तो जो मेन कोर थिंग है ना, वो सारी की सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वही है। हाँ, बस कुछ जैसे एमपी में काफी ज्यादा चीजें एमपी की पूछी जाती हैं, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सेम ही रहेगा, उसके लिए भी आपको सेम ही पढ़ना है। बट कुछ जो अलग से चीजें हैं, जैसे एमपी में कुछ इन्वेंशंस वगैरह हुए या कुछ, तो उनके लिए आप थोड़ी बहुत चीजें अलग से पढ़ सकते हैं। बाकी सारी चीजें लगभग ऐसी ही रहती हैं। अब इसमें से पहला चक्र के बारे में देखते हैं, यानी 11 में 1998 की कहानी देखते हैं, शक्ति 1 की, जो कि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, यानी जो थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस पर बेस्ड था। तो बेसिकली शक्ति डिवाइस जो था ये नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित था। और जब परीक्षण किया गया, तो परीक्षण के दौरान इसमें जो है वो 45 किलोटन क्षमता का विस्फोट लगभग शक्ति 1 में करवाया गया था। लेकिन जब परीक्षण किया गया, तो देखिए इसमें जो है वो 45 किलोटन क्षमता का ही विस्फोट करवाया गया था। बट परीक्षण जो था उसका एक उद्देश्य रखा जाता है ना, एक लक्ष्य डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअल में हम इतना, तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 200 किलो टन क्षमता तक का लक्ष्य रखा गया था। और बेसिकली थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस ही क्यों इसमें प्रयोग किया गया था, दिमाग में आ सकता है ना कि चलो ये जो विखंडन था ये थर्मोन्यूक्लियर बेस्ड डिवाइस पर था। बट एक्चुअल में थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस ही क्यों इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस की विशेषता ये होती है कि उसमें जो है वो नाभिकीय विखंडन जब होता है, तो जो नाभिकीय विखंडन होता है, तो नाभिकीय विखंडन के दौरान जो इसमें ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा का इस्तेमाल करके ड्यूटेरियम नाभिकों का संलयन करके अभिक्रिया जो है वो आरंभ करवाई गई थी। सो बेसिकली इसीलिए जो है वो उसमें थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का प्रयोग किया गया था। उम्मीद है क्लियर होगा। अब बात करते हैं शक्ति टू के बारे में। शक्ति 2 में जो डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था वो कन्वेंशनल फिजन डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था, यानी परंपरागत विखंडन डिवाइस। अब बेसिकली इसकी क्या खासियत होती है, तो शक्ति 2 ये जो परंपरागत विखंडन डिवाइस था, इसमें लगभग जो है वो 15 किलोटन क्षमता का नाभिकीय विस्फोट करवाया गया था। वहीं ये विस्फोट जो था बेसिकली, यानी शक्ति 2 जो था, या कन्वेंशनल फिजन जो था, तो ये विस्फोट में बेसिकली नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित था। वहीं युद्ध में परमाणु बम के रूप में जो है वो इसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी जब युद्ध में जो परमाणु बम इस्तेमाल किए जाते हैं, तो परमाणु बम के लिए जो है बेसिकली वो कन्वेंशनल फिजन डिवाइस का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं डिवाइस में जो है वो प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233 का ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना कहीं यही काफी बार ऐसा होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं, और एग्जाम्स में या परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं।
तो बेसिकली शक्ति 2 डिवाइस जो था, इसमें ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया गया था, प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233। वहीं बेरिलियम के यौगिकों का मिश्रण जो है वो कवच के रूप में रखा गया था। वहीं बेरिलियम जो होता है, इसका बेसिक गुण की बात करें तो बेसिक गुण जो इसका ये होता है कि नाभिकीय विस्फोट के लिए न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन रेशो जो होता है, उसको आवश्यकता संख्या तक पहुंचा देता है, यानी जितनी जरूरत होती है तो उतनी जरूरत तक यहाँ पे पहुंचा देता है। अब जो है तीसरे चरण में अगर इसकी बात करें पहले चरण में ही, तो फिर हम बात करेंगे शक्ति 3 की। शक्ति 3 जो था वो बेसिकली लो यील्ड डिवाइस पर बेस्ड था, यानी निम्न क्षमता डिवाइस पर बेस्ड था। तो परीक्षण के वक्त जो है वो इस डिवाइस की क्षमता जो थी लगभग शक्ति 3 की, वो लगभग 0.2 किलोटन रखी गई थी। बेसिकली शक्ति 3 जो था, शक्ति 3 परीक्षण जो था वो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित था। वहीं इसी तरह के डिवाइस का उपयोग जो है वो तकनीकी उद्देश्य से किया जाता है, और इसे जरूरत पड़ने पर उच्च विस्फोट में बदला जा सकता है, यानी जो विस्फोट है वो ज्यादा हो तो इसे बेसिकली उच्च विस्फोट में बदला जा सकता है। ये अभी हमने फर्स्ट फेज पढ़ा था जो कि 13 मई वाला। अब हमें दूसरा फेज पढ़ना है 13 मई 1998 में। तो दूसरा चक्र सेकंड साइकिल, तो सेकंड साइकिल में क्या क्या किया गया, तो अब उसे देखते हैं। तो दूसरे चक्र में बेसिकली जो है वो निम्न क्षमता के विखंडन के आधारित पर 2 परमाणु परीक्षण करवाए गए थे। तो मैंने आपको बताया ना कि 5 परमाणु परीक्षण हुए थे, तो इसमें से 3 जो थे वो एक उसमें हुए थे एंड 2 जो है वो दूसरे चरण में हुए थे। तो बेसिकली दूसरे चरण में जो है वो निम्न क्षमता के विखंडन के आधारित पर 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिसमें से फर्स्ट की जो क्षमता थी वो 0.5 किलोटन थी। वहीं दूसरे की जो क्षमता थी दूसरे उसकी, तो परीक्षण जो करवाए गए थे यानी परमाणु की, सो उसमें से दूसरा जो था वो 0.3 किलोटन थी। 1 किलोटन इसे जो है लगभग इन्हें जो है वो सब क्रिटिकल टेस्ट भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो दूसरा चक्र था, दूसरे चक्र में जो 2 परमाणु परीक्षण किए गए, सो उन्हें सब क्रिटिकल टेस्ट भी कहा जाता है। बेसिकली 1 किलोटन से कम विस्फोट होने के चलते जो है इसे शून्य विस्फोट भी कहा गया, क्योंकि देखिए इसमें जो फर्स्ट टेस्टिंग थी वो 0.5 थी एंड सेकंड जो थी वो 0.3 थी। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर हम देखें कि 1 किलोटन में ये जो था ये लगभग जो है वो 7 उसकी कमी थी, और यहाँ पे जो है वो 5, हम कह सकते हैं कि 500 ग्राम किलोटन की जो थी वो आवश्यकता थी। तो इसी तरीके से इसीलिए इन्हें जो है वो शून्य विस्फोट भी कहा जाता है। वहीं इसी परीक्षण का उद्देश्य जो था वो नाभिकीय विस्फोटों का मॉडल तैयार करके आंकड़े जो थे उनको संग्रहित करना, और भारत में जो इस विस्फोट का जो है वो रणनीतिक लाभ ही प्राप्त किया जा सके। क्योंकि अगर हम देखें कि सीटीबीटी, यानी सीटीबीटी क्या है, परमाणु परीक्षण निषेध संधि है एक प्रकार की, जो इंडिया ने जो है वो इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो हस्ताक्षर न करने के बाद भी सब क्रिटिकल तकनीकों से जो परीक्षण है उनको प्रयोगशाला में जारी रखा जा सकता था। तो सीटीबीटी जो है वो याद रखिए, सीटीबीटी का इंडिया जो है वो सिग्नेटरी मेंबर नहीं है, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नाभिकीय प्रदूषण यानी न्यूक्लियर पॉल्यूशन। तो न्यूक्लियर पॉल्यूशन में जो फर्स्ट हमें कहानी पढ़नी है वो रेडियोधर्मी विकिरण और रेडियोधर्मी कचरा के बारे में पढ़ना है, यानी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो एक्चुअल में ये क्या होता है इसके बारे में कहानी जानते हैं कि रेडियोधर्मी विकिरण या फिर जो रेडियोधर्मी कचरा है ये आखिर है क्या। तो परमाणु ऊर्जा का जब उत्पादन किया जाता है तो अलग अलग चरणों से गुजरा जाता है। और देखिए जैसे घर में भी हम रहते हैं तो कोई ना कोई कार्य करते हैं, और जब कोई ना कोई कार्य करते हैं तो उसके कारण कचरा भी घर में फैलता है ना। तो सेम वही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी वही सीन होता है कि जब परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया गया तो उसमें अलग अलग चरणों से गुजरा जाता है, और उसी अलग अलग चरणों के दौरान जो उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थों को समग्र रूप से परमाणु कचरा कहा जाता है। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, तो उन्हीं वेस्ट मटेरियल्स को ही परमाणु कचरा बोला जाता है। वहीं
परमाणु रिएक्टर्स में प्लूटोनियम और थोरियम जैसे जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, उनका प्रयोग जो है वो ईंधन के रूप में कर लिया जाता है। वहीं इसी में जो ऊर्जा की जो है वो विशाल मात्रा काफ़ी ज़्यादा, इसी से जो है एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाती है। और जब जैसे ही प्रोसेस किया जाता है तो इसी प्रक्रिया के चरणों के दौरान जो है वो अवशेष के रूप में ही जो पदार्थ निकलते हैं उन वो जो है वो बेसिकली रेडियोधर्मी नेचर्स के होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पुरानी क्लासेस देख लीजिएगा। वहीं नाभिकीय रिएक्टर जो है, नाभिकीय रिएक्टरों के द्वारा बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होने वाले जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उनमें अल्फा, बीटा और गामा विकिरण जो है वो अपने आप में उत्सर्जित करते हैं। वहीं जो नाभिकीय प्रदूषण होता है, जो पॉल्यूशन है, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादातर जो ऊर्जा होती है, जैसे कोई भी रेडिएशंस करवाए गए, इफ़ेक्ट्स वगैरह करवाए गए, तो उसमें हम देखते हैं नाभिकीय प्रदूषण जो है वो उच्च ऊर्जा युक्त विकिरणों या फिर रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन रूप होता है, जिसमें वायु, भूमि और जल जो है ये तीनों ही चीज़ें प्रभावित होती हैं। क्योंकि अगर आप देखिए कि बहुत बार जैसे फैक्ट्रीज़ में कोई भी फैक्ट्री होती है तो उनका जो अपशिष्ट पदार्थ या जो उनका कचरा वगैरह होता है, तो बहुत बार पानी में डंप कर दिया जाता है, या जो उनके आजू-बाजू जो समुद्र वगैरह होते हैं उनमें डंप कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं देखिए एयर में तो पॉल्यूशन हो ही रहा है, कहीं न कहीं सॉइल भी पॉल्यूट हो रही है, एंड जहाँ पर भी वाटर में डंप किया गया तो वो वाटर भी प्रभावित हो रहा है। ये 2 प्रभाव जो हैं, अगर वो पानी किसी ने पी लिया तो वो पानी से भी बीमार हो सकता है, या फिर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कहीं पर कुछ भी उगाया, जैसे उसी ज़मीन में वो ज़मीन जो है इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, तो उस ज़मीन में कोई व्यक्ति कुछ भी उगाएगा और उसे खाएगा तो भी फिर प्रभाव हो सकता है। और या फिर अगर जैसे आपने शहरों में देखा होगा कि गाँव की जो गाय रहती हैं वो नॉर्मली घास वगैरह खाती हैं, बट अगर आपने शहरों में ध्यान दिया हो तो शहरों की जो गाय होती है वो पॉलीथीन वगैरह भी खा लेती हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह भी खा लेती हैं। तो कहीं न कहीं जब हम ऐसी चीज़ें डंप कर देते हैं बाहर बिना सोचे समझे, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है या जो वेस्ट मटीरियल, वो ह्यूमन्स को तो अफ़ेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जीव-जंतुओं सभी को जो है वो अफ़ेक्ट कर रहे हैं। इससे जो है वो पूरा हमारा एक साइकिल जो है वो बना हुआ है। तो कहीं न कहीं कोई एक भी चीज़ अगर गलत होती है, तो वो पूरा का पूरा साइकिल जो होता है, वो साइकिल पूरा का पूरा प्रभावी होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रेडियोधर्मी कचरे के कारण, यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट के रीजंस क्या-क्या है, क्या-क्या रीजंस हो सकते हैं। तो देखिए अगर नाभिकीय रिएक्टर की अगर औसत आयु देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएईए, तो आईएईए ये कहता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर्स बनाए जाते हैं तो उनकी औसत आयु जो है वो लगभग 30 से 40 इयर्स के बीच में होती है। उसके बाद जो है ये रिएक्टर जो नाभिकीय है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो किसी भी कार्य के नहीं रह जाते। अब चूंकि ये जो होते हैं ये नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन से प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त न्यूट्रॉनों के चलते जो रिएक्टर की कोर की जो आंतरिक सतह होती है वो पतली और काफी ज्यादा भुरभुरी, यानी काफी ज्यादा पतली, और अगर आप उसे ऐसे तोड़ देंगे तो वो बहुत ही आसानी से जो है वो टूटने टाइप लगेगी, तो काफी ज्यादा भुरभुरी टाइप हो जाती, जिसके कारण जो रिएक्टर होते हैं तो रिएक्टरों को ढकने वाली जो कंक्रीट की दीवार होती है वो भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, और सुरक्षा की दृष्टि से काम के लायक भी नहीं रह जाती। अगर हम इन्हें ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ लाइफ होती है वो लगभग मान के चलिए आपकी 30 to 40 ईयर्स की ही होती है। एंड 30 to 40 ईयर्स के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, 30 to 40 ईयर्स के बाद प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि ये किसी भी काम लायक नहीं रह जाते हैं, तो इनको या तो फेंकना पड़ता है या टोटली जो है ये वेस्ट मटेरियल्स हो जाते हैं। अब जब वेस्ट मटेरियल है तो या तो उन्हें फेंक दिया जाएगा या तो कुछ ना कुछ किया जाएगा। अगर इनको अगेन रिसाइकल भी किया जा रहा है तो कहीं न कहीं इसमें से थोड़ी बहुत तो वेस्ट मटेरियल्स निकलेंगे ना, किसी भी चीज़ का रिसाइकल भी अगर हम करते हैं तो पूरे तरीके से हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। चलिए ऐसे बहुत तरीके से देखते हैं, अगर आपने कभी भी डीआईवाई किया हो या यूट्यूब पे वीडियो वगैरह आपने देखे होंगे, बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई ढक्कन से इयररिंग बना दे रहा है या फ्लावर्स वगैरह बॉटल्स को काट काट के बना दे रहा है।
तो कहीं न कहीं वो अगर बॉटल को मान लीजिए बीच से कट किया जा रहा है, तो चलिए आधे पार्ट को, बॉटल के आधे पार्ट को आपने इस्तेमाल कर लिया, आधा पार्ट तो वो फेंका ही गया ना। हाँ, एक धड़ा ये भी कह सकता है, एक वर्ग ये भी कह सकता है कि चलिए उस पूरी बॉटल को फेंकने की बजाय हमने आधे बॉटल का तो इस्तेमाल कर लिया ना, तो ठीक है वो बिल्कुल कर लिया, बट यहाँ पे मुद्दा ये है ही नहीं कि कितना किया गया या कितना नहीं किया गया। एक्चुअल में यहाँ पे रीज़न है वेस्ट मटेरियल्स का कि आखिर कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं रेडियो एक्टिव उसके। तो जिसके कारण यहाँ पे होता क्या है कि रिएक्टर्स का प्रयोग करने के बाद उनमें दरार पैदा हो जाती है और जिसके कारण रेडियोधर्मी रिसाव जो होता है, तो रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। और खतरनाक स्थिति के उत्पन्न होने से पहले ही जो नाभिकीय रिएक्टर है, तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ सोची जाती है कि कभी जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, उससे अच्छा है कि उस चीज़ को या तो पहले ही बंद कर दिया जाए या टोटली जो है वो फिनिश कर दिया जाए। तो इसी कारण जो नाभिकीय रिएक्टर के जैसे ही मान लीजिए लगभग जो है वो 30 टू 40 इयर्स जो है वो लगभग कंप्लीट हो जाते हैं, उन रिएक्टर से काम लेना जो है वो बंद करना पड़ता है और इसे ही रिएक्टर की मौत या फिर डीकमिशनिंग डीकमिशनिंग भी कहा जाता है। इसके बावजूद जो है वो रिएक्टर के अनेक जो हैं, वो जैसे खिले पुर्जे वगैरह होते हैं, वो रेडियोधर्मी बन जाते हैं। तो बहुत सारे जो उसमें से कुछ और भी मटेरियल वगैरह होता है कि जिन्हें जो है जैसे कि बावजूद जो रिएक्टर होते हैं वो अनेक कलपुर्जे जो हैं वो रेडियोधर्मी बन जाते हैं और इन्हें जो है वो खुला नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि किसी भी रासायनिक एवं जैविक विधि के द्वारा इन्हें समाप्त जो है वो नहीं किया जा सकता। अभी इस तरीके की कोई भी जैसे यहीं पे ही आप देख लीजिए कि इस तरीके से ये इमेज लगाई हुई है। तो बेसिकली इन्हें किसी भी ऐसा कोई मेथड नहीं है अभी हमारे पास कि जिसे जिस कारण से या जिस तरीके से इसे समाप्त किया जा सके और ये परमाणु कचरा जो है वो वायुमंडल और भूमि में रेडियोधर्मिता फैला सकता है। बेसिकली यहाँ पे ये रीजंस हो जाते हैं। अब रेडियोधर्मित कचरे के क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं? सो रेडियोधर्मी कचरे के प्रभाव देखते हैं यानी मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स इसके क्या-क्या हो सकते हैं? प्रमुख तो जैसे कि पहला ही ऐसा प्रभाव हमें देखने को मिला है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का हिरोशिमा और नागासाकी। तो उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें हिरोशिमा एंड नागासाकी की तो इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन उसी के अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी भी दुर्घटनाएँ वग़ैरह जो हैं वो हुई हैं, जो कि कहीं न कहीं आज तक भी एकदम सही तरीके से जो है वो सही नहीं हो पाई हैं। ये जैसे आइलैंड की घटना हो गई, चार्नोबिल की घटना हो गई, फुकुशिमा की घटना, तो इन सभी घटनाओं के बारे में मैं एक-एक करके आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं इनके प्रभाव आपको बता देती हूँ कि इनके प्रभाव जो है वो किस तरीके से हो सकते हैं। हानिकारक प्रभाव क्या-क्या हो सकते हैं यानी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो देखिए अगर हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, रेडियोधर्मी कचरे के हानिकारक प्रभाव, तो रेडियोधर्मी विकिरण जो होता है एक्चुअली में लिखने के लिए पेजेस नहीं है, बस 1 सेकंड में पेजेस लगा लेती हूँ और तो इसमें हमें क्या देखना है इफ़ेक्ट्स देख अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो देखिए रेडियोधर्मी विकिरण के कारण जो कहीं न कहीं ये जो रेडिएशंस निकलती हैं, ये ह्यूमन्स के लिए तो जो है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। प्लस ये एनिमल्स के लिए भी खतरनाक होती है। अब यहाँ पे ह्यूमन में क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो रेडिएशंस होते हैं, ये विकिरण की मात्रा पर निर्भर करता है जो कि ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन्स के शरीर में प्रवेश कर जाती है। और रेडियोधर्मी विकिरण का जो सर्वाधिक घातक पहलू जो है वो हमें हमारी आइस में देखने को मिलता है। जैसे आइस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें डैमेज होने लगते हैं, हमें देखने में प्रॉब्लम होने लगती है। किसी तरीके के बॉडी में भी इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। बॉडी में इफ़ेक्ट्स किस तरीके के आ सकते हैं? जैसे कहीं पर कोई चकत्ते वग़ैरह हो गए या कोई निशान वग़ैरह जो है वो पड़ जाता है। अगर मान लीजिए कि ये जो रेडिएशंस होते हैं, ये जो विकिरण होते हैं, विकिरण की बहुत अधिक मात्रा में अगर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो इंस्टेंट जो है, जो भी व्यक्ति है, उसकी इंस्टेंट डेथ हो सकती है। और यदि इन विकिरणों की मात्रा जो है अगर वो उसमें चली जाती है, जानवरों में चली जाती है, तो जानवर जो हैं वो हो सकता है कि कुछ टाइम तक जीवित रह लें या कुछ महीनों तक, लेकिन उसके बाद भी उनकी भी डेथ्स होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो देखिए कहीं न कहीं जब मैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस वेस्ट के बारे में हम देखेंगे कि वेस्ट जो है ये एक बहुत
बड़ी समस्या बन चुका है। तो इस समस्या से आखिर रेडियोधर्मी कचरे का निपटारा जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है? क्या मेथड्स ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण इसका सॉल्यूशन जो है वो ढूँढा जा सकता है या इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि देखिए ये लाइफ जो है ये एक ही लाइफ मिली हुई है, बहुत ही प्रीशियस है। तो अगर किसी न किसी इफ़ेक्ट के कारण अब ऐसा भी नहीं सोचा जा सकता है कि इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस कारण से हम कह दें कि सॉरी कि किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट ही ना किए जाए, वो भी एक बेहतरीन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन आखिर क्या किए जा सकते हैं कि इसमें विकास भी चलता रहे एंड जो ह्यूमन लाइफ है वो भी सस्टेन रहे, सही तरीके से चलती रहे। तो दुनिया में अगर हम देखें कि जो बहुत सारे देश जो हैं वो रेडियोधर्मी राख और कचरे का जो निपटारा है, वो सागर के बहुत सारे गहरे या फिर जो बहुत बार सॉल्यूशन ये ढूँढ लिया जाता है कि जो समुद्र होता है, तो समुद्र में कचरा जो है अब लोगों को ये सोचता है कि इसका पानी जो है वो किसी तरीके से ना ही कृषि में इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही कोई भी जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही इंसान पी सकता है, तो ये वाटर जो है वो वेस्ट है। तो बहुत बार जो कचरा होता है उसे क्या कर दिया जाता है, भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है, काफ़ी बड़ा गड्ढा खोद के या फिर सागर वगैरह में डाल दिया जाता है। वहीं इसी प्रक्रिया में जो परमाणु कचरा होता है उसको सतर्कता पूर्वक स्वचालित यंत्रों या फिर रोबोट की सहायता से परमाणु भट्टियां जो है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनकी हेल्प से बाहर निकाला जाता है। और इसमें से जो प्लूटोनियम जैसे कुछ रेडियो धर्मी होते हैं तो उन मटेरियल्स को क्या कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए। इसी को अलग करने के लिए भी इंडिया में कुछ जगह हैं या कुछ कारखाने हैं जो बनाए गए हैं, जैसे एक पहला ही कारखाना हो गया मुंबई में, ट्रॉम्बे में। तो इसमें जो भी उपयोगी तत्व होते हैं उनको अलग कर लेने के बाद जो है इस राख में जो काफ़ी सारे जो अनुपयोगी रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, सो वो अनुपयोगी रेडियोधर्मी पदार्थ जो हैं वो इसमें रह जाते हैं एंड उनको जो है जैसे हम ये कह सकते हैं कि उनको किसी न किसी हेल्प से या कुछ हम ऐसा एक मेथड जो है वो ढूँढें कि जिसके कारण ये प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो सके। क्योंकि अभी अगर हम देखें इंडिया में प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। रेडियोधर्मी कचरे का निपटारा जो है वो आज भी प्रेजेंट टाइम में भी काफ़ी मुश्किल काम जो है वो बना हुआ है, क्योंकि अभी भी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कोई भी इस तरीके की मेथड कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट नहीं है। वहीं भारत में जो परमाणु ऊर्जा के नियामक और सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए जो है वो 1962 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम बनाया गया। इसके तहत जो है वो 1983 में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड का जो कार्य है वो बार्क को छोड़कर नाभिकीय जितने भी रिएक्टर, अनुसंधान रिएक्टर और जो भी नाभिकीय इकाइयां हैं उन सभी पर निगरानी करना। अब बार्क ने जो है वो परमाणु कचरे से निकलने के लिए जो है तो एक तरीके का पात्र है जिसे कि बैरोसिलिकेट कहा जाता है। तो बैरोसिलिकेट बनाए गए हैं। अब कुछ जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और कहाँ-कहाँ पर स्थित है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि हो सकता है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाए। जैसे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन हो गया, जो कि कहाँ पर है, तारापुर में है। तारापुर प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद राजस्थान परमाणु स्टेशन हो गया। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये रावतभाटा राजस्थान में है। उसके बाद मद्रास परमाणु स्टेशन हो गया। मद्रास परमाणु स्टेशन कहाँ है, कलपक्कम तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ पर, तमिलनाडु में। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का हो गया कैगा। कैगा नहीं है, एक्चुअली में कैगा है। कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो कि कैगा कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही एक प्लेस है कैगा, इसी के नाम पे जो है वो कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन रखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कुडनकुलम। कुडनकुलम जो है ये भी कुडनकुलम तमिलनाडु में एक प्लेस है, कुडनकुलम वहीं पर है, सो तमिलनाडु। उसके बाद नरौरा आ जाता है। नरौरा कहाँ पर है, यूपी में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये नरौरा यूपी में है। यूपी में ही एक प्लेस है नरौरा। उसके बाद काकरापुर है, सो काकरापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में है। काकरा पार है, सॉरी, कहाँ पर, गुजरात में। तो बेसिकली ये जो है ये है।
उसके बाद न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो परमाणु नीति है, वो उसके बारे में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि भारत की परमाणु नीति क्या है। तो अब प्रमुख परमाणु जो दुर्घटनाएं हैं वो देखना है कि कौन कौन सी प्रमुख दुर्घटनाएं हुई। तो जो प्रमुख दुर्घटनाओं में जो पहली है वो है हिरोशिमा और नागासाकी। तो बेसिकली ये जो घटना है ये जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को घटी थी 1945 में। तो देखिए ये दो ऐसे डेज है ना जो हम कह सकते हैं जापानी पीपल्स के लिए जो हैं, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी ये दो प्लेसेस हैं जो कि जापान में हैं। तो बेसिकली ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है वो परमाणु बम गिराए गए थे, और इसमें कुल मिलाकर 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग, 6 और 9 अगस्त ये दो ऐसी डेट हैं जिसमें 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। एंड अगर हम आज के टाइम पीरियड में भी देखते हैं ना कि आज के टाइम पीरियड में भी ये कहीं ना कहीं वहाँ के जापानी पीपल्स के लिए प्रभावित करती हैं। आज भी वहाँ पे जो नस्लें पैदा होती हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियर अगर हम कुछ मेजर ये एक्सीडेंट्स ही तो हैं, साथ ही में ये इन परमाणु बमों में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया था। तो ये मेजर एक्सीडेंट्स हैं, ये प्रमुख दुर्घटनाएं हैं, जिसमें से पहली दुर्घटना है हिरोशिमा और नागासाकी की। दूसरी दुर्घटना ये आप इस टाइप से देख लीजिए, ये वो इमेज है जो आपको यहाँ सिर्फ कहीं ना कहीं घर हुआ करते थे लोगों के, ये आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि पूरी जो एकदम तबाही है वो तबाही टाइप मची हुई है। देखिए यहाँ पे ये लोगों के घर वगैरह थे, लोग थे, तो 1.5 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ये एक प्रॉब्लमेटिक है कि 1.5 लाख की जो आबादी होती है वो कम आबादी नहीं होती, वो बहुत मायने रखती है, वो बहुत आबादी होती है। तो इस दुर्घटना में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट घटना आती है श्री माइल आइलैंड दुर्घटना। अब ये क्या दुर्घटना है? तो श्री माइल आइलैंड दुर्घटना के बारे में देखें तो 1979 में अमेरिका के श्री माइल आइलैंड स्थित एक परमाणु केंद्र में धमाका हुआ था। सो बेसिकली श्री माइल आइलैंड जो है ये एक हम कह सकते हैं कि अमेरिका जो है थाईलैंड का एक परमाणु केंद्र है जहां पर ये धमाका हुआ था। वहीं जिसके चलते आसपास के वातावरण में भारी मात्रा में रेडियोधर्मी गैस का प्रवेश हो गया था, और रेडियोधर्मी गैस जो है वो ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, जिसमें लगभग 3 लाख जो वहां निवासी जो इस आइलैंड में निवास करते थे, तो लगभग 3 लाख निवासियों को यहाँ से विस्थापित करना पड़ा था, यहाँ से यानी कि जाना पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट दुर्घटना है चेरनोबिल दुर्घटना, जो कि 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में घटित हुई। सो यूक्रेन के कहां पर? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में हुए एक विस्फोट में काफी ज्यादा भीषण आग लग गई थी, और रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो प्लांट से बाहर निकल पड़े थे। यानी ये वो वाला पेड़ नहीं है, ये जो प्लांट स्थापित किए जाते हैं ना, तो उनमें जो रेडियोधर्मी जो भी उनमें क्या हुआ था कि विस्फोट हुआ था, जिसके कारण आग लग गई थी, और आग लगने के कारण ही जो रेडियोधर्मी पदार्थ थे वो पूरे के पूरे प्लांट से बाहर निकल पड़े थे, और जिस कारण से इस दुर्घटना में केवल 4 लोगों की ही मृत्यु हुई थी, लेकिन कम से कम 100 से भी अधिक लोगों के शरीर में रेडियोधर्मी जो विकिरण होते हैं, जो रेडिएशंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवेश कर गए थे, और जिसके चलते उस दुर्घटना के लगभग जो आसपास का वातावरण था उसमें रेडियोधर्मिता की मात्रा जो है वो सामान्य से भी लगभग 2000 गुना जो थी वो अधिक हो गई थी, इसमें ज्यादा फैल गई थी, जिसके कारण वहां की जो पूरी यूक्रेन की जो आबादी थी उसमें लगभग 1 लाख लोगों को रेडियोधर्मिता से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आसपास का जो एरिया था उसमें से रेडियो धर्मी जो रेडिएशंस थे वो काफी ज्यादा मात्रा में फैल चुके थे। तो जो लोग प्रभावित हो चुके थे तो वो लोग तो प्रभावित हो ही चुके थे, लेकिन उसके अलावा आप कह लीजिए
कि यहाँ पर उसके अलावा जो है जो लोग भी रहते तो कहीं ना कहीं उनको भी रेडियोधर्मिता से बचाने के लिए दूसरे स्थान पर बसाया गया, कि ताकि जो लोग बचे हुए हैं एटलीस्ट वो तो बचे रहें। तो ये इस टाइप से कुछ तबाही मची हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट थी फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना। तो जापान के फुकुशिमा शहर में 2011 में सुनामी आने के बाद जो है वो परमाणु संयंत्र जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, और जिसके कारण हजारों लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। तो ये थी हमारी न्यूक्लियर से रिलेटेड की कहानी जो हमें देखनी थी। अब उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये इस तरीके से ये तबाही, ये शहर है, ये प्लांट्स इस तरीके से लगे हुए थे बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आग लग गई है। तो ये किनारी जो समुद्री इलाका है वहीं से जहाजों के थ्रू एंड पानी दिया जा रहा है। तो इतनी कहानी थी जो हमें देखनी थी। अब एक्चुअली में हमें क्या देखनी है, रिन्यूएबल एनर्जी हमने पढ़ा, रिन्यूएबल एनर्जी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब रेन्यूएबल एनर्जी के तहत कुछ पॉलिसीज हैं। तो 5 से 6 पॉलिसीज है जिनके बारे में हम कुछ की पॉलिसीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे एंड कुछ पॉलिसीज के बारे में कल डिस्कस करेंगे। सो रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं जो कि 2020 एंड 2021 में आई हुई हैं, जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आखिर पहली हमारी जो हम कह सकते हैं कि योजना है या जो पॉलिसी है वो फर्स्ट पॉलिसी हमारी कौन सी है, वो है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन योजना। अभी एक्चुअली में नेशनल सोलर मिशन योजना है क्या? सो नेशनल सोलर मिशन योजना के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इसे जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लागू किया गया है। तो बेसिकली इसे जो है वो MNRE मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो चालू किया गया है। तो हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अगर हम देखें तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जो है उसे चालू किया गया है। अब ये बेसिकली किस लिए इस योजना को चालू किया गया है? तो भारत के लिए जो है वो राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन के निर्माण के लिए जो है वो नेशनल सोलर मिशन योजना को चालू किया गया है। अब जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा एक समिति स्थापित की गई और इस समिति ने मंत्रालय के पास अपनी सिफारिशें जो हैं वो जमा करवाई हैं। तो उन सिफारिशों के तहत क्या क्या बात कही गई है उनको देखते हैं। जैसे पहली बात ये कही गई है कि जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है उसका उद्देश्य जो है वो फॉसिल आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ साथ सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धी बनाने के अंतिम उद्देश्य सहित बिजली उत्पादक एवं अन्य उपयोगों के लिए जो है वो सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा जो इसका उद्देश्य रखा गया है वो रखा गया है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का जो लक्ष्य है वो दीर्घकालिक नीति, बड़े स्तर पर जो है परियोजना लक्ष्यों, महत्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास, उसके अलावा जो कच्चा माल हो गया, अवयवों तथा उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से जो है वो देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की जो लागत है उसको कम करने का एक मोटिव रखा गया है। के उद्देश्यों की बात कर रही है तो इसका जो पहला उद्देश्य आप कह सकते हैं तो सौर ऊर्जा की लागत को कम करना। दूसरा उद्देश्य जो है वो फॉसिल ईंधन आधारित जो है तो फॉसिल ईंधन आधारित सृजन की तुलना में जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है तो उसमें बढ़ावा देना। वहीं इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2022 तक इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सो 175 गीगावाट 2022 तक लक्ष्य है, क्योंकि ये लक्ष्य जो है वो पूछ लिए जाते हैं जिसमें से अभी प्रेजेंट टाइम में इसे कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है। इसके अगर कैटेगराइजेशन की बात करें तो लगभग 60 गीगावाट जो है वो पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास से एंड 5 गीगावाट जो है वो लघुपन बिजली, इतना जो है वो शामिल किया गया है। चलिए देख लेते हैं एक्चुअल में हो रहा है या नहीं। चलिए 175, हाँ जी हो गया, चलिए हो गया। तो टोटल जो है वो 175 गीगावाट का एक टारगेट रखा गया है जिसमें से 60 गीगावाट जो है वो पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 10 गीगावाट बायोमास से एंड 5 गीगावाट जो है वो पन बिजली से शामिल किया गया है।
जिसमें से जो राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्रालय जो है वो सौर मिशन का मसौदा जो है वो लगभग 5 सालों के ग्रिड से जुड़े भंडारण को लगभग 50 से 20 गीगावाट घंटे में यानी यथार्थवादी एक लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कोई भी नजर नहीं आती, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा का जो संग्रहण होता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के संग्रहण में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं कि एक्चुअल में इसके संग्रहण में किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जैसे भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता जो है वो लगभग 5वां हिस्सा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का ही स्रोत है। लेकिन अगर हम पावर ग्रिड सौर और पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता की अगर हम वृद्धि की बात करते हैं, तो नवीकरणीय सोर्सों की जो सर्वोच्च आपूर्ति होगी वो हमेशा जो है वो सर्वोच्च मांग पूरी नहीं कर सकती है, जिसके कारण अक्षय ऊर्जा जो है वो स्वाभाविक रूप से अस्थायी ही रहेगी, जिसके कारण ये समस्या जो है वो अनुचित समय पर किए जाने वाले ऊर्जा संग्रहण की भी हो सकती है। सो ये कुछ है प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट योजना जो है वो है रूफटॉप सौर योजना। सो बेसिकली रूफटॉप सौर यानी रूफटॉप सोलर स्कीम क्या है? रूफटॉप सोलर स्कीम, तो रूफटॉप सोलर स्कीम जो है वो भी MNRE के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो बेसिकली इसी के द्वारा जो है वो रूफटॉप सौर योजना स्टार्ट की गई है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? सो घरों की जो छतें होती हैं, सो छतों पर सौर पैनल स्थापित करके सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना जो है उसे लागू किया है। अब बेसिकली इसका जो है वो सेकंड फेज आ चुका है। रूफटॉप सोलर स्कीम का जो है ये द्वितीय चरण है, यानी द्वितीय चरण लागू किया गया। तो इसमें बेसिकली क्या क्या बात की गई है? इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर योजना से 40,000 मेगावाट की संचयी सौर ऊर्जा हासिल करना। कितना इसका लक्ष्य जो है वो 2022 तक 40,000 मेगावाट हासिल करने की बात रखी गई है। उसके अलावा इसमें ग्रिड से जुड़ी छत या फिर छोटी सौर फोटोवोल्टिक जो है प्रणाली, जिसमें एसपीवी पैनल से उत्पन्न डीसी करंट को पावर कंडीशनिंग यूनिट के द्वारा प्रयोग करके एसी करंट में बदला जाएगा। तो इस योजना का मेनली उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य बहुत सिंपल है कि रिहायशी, सामुदायिक और संस्थागत, वहीं औद्योगिक और वाणिज्यिक जो भी प्रतिष्ठान हैं, सो उनके मध्य ग्रिडों से जुड़े जो एसपीवी रूफटॉप होते हैं और छोटी एसपीवी बिजली के उत्पादन को बढ़ावा देना, वहीं जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता को कम करना, और निजी क्षेत्र साथ ही राज्य सरकारें हो गई, व्यक्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा में निवेश के लिए जो है वो एक सहयोगात्मक वातावरण करना, क्योंकि लोगों में अभी जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम लोगों के मन में या माइंड में जो है वो बनी रहती है। साथ ही में छत और छोटे पौधों की सहायता से ग्रिड तक सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक सक्षम वातावरण निर्मित करना। साथ ही राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन यानी वितरण कंपनियों यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा किया जाएगा। तो बेसिकली इस योजना का जो क्रियान्वयन है यानी जो रूफटॉप स्कीम, तो बेसिकली जो रूफटॉप जो सोलर स्कीम है, तो इसका क्रियान्वयन जो है वितरण कंपनियों यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, सो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत मंत्रालय जो है वो पहले 3 किलोवाट के लिए लगभग 40% सब्सिडी, 3 किलोवाट से अधिक 10 किलोवाट तक के लिए लगभग 20% सब्सिडी जो है वो प्राप्त करेगी। तो याद रखिएगा, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, सो जो पहले 3 किलोवाट तक की जो एनर्जी होगी उसके लिए 40% की सब्सिडी दी जाएगी, और उसके बाद जो 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट के लिए जो सब्सिडी प्रदान की जाएगी वो लगभग 20% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उसके अलावा जैसे अगर हम देखें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कुछ और भी योजनाएं चालू की गई थी, जैसे किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, यानी अगर आपने पीएम कुसुम योजना सुनी हो तो पीएम कुसुम योजना चालू की गई थी।
पीएम कुसुम योजना के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ाया था, जैसे कि इसे मैं हिंदी में लिख देती हूँ, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो बेसिकली ये एक पहली योजना है पीएम कुसुम योजना, यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इस योजना में जो है वो ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट को शामिल किया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट टाइप की जो योजना आ जाती है वो आ जाती है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्कों के विकास के लिए योजना। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो योजना होगी राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति। एंड उसके बाद एक और योजना इसी के तहत चालू की गई थी, अटल ज्योति योजना। एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, जिसे बेसिकली OSOWOG नाम से जाना जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय सौर मिशन थी और सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम, सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम। तो बेसिकली सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में देखिए, चलिए मैं इनके बारे में एक एक लाइन जो है वो आपको बता देती हूँ। तो जैसे किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान हो गया, तो बेसिकली जैसे ये योजना जो है ये ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट एंड ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप शामिल किए गए। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट के लिए जो है इसमें मौजूदा जो सोलर पार्क योजना के तहत, जो ऑलरेडी सोलर पार्क योजना थी उसी के तहत जो है वो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को विकसित करने के लिए योजना लेकर आई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो योजना है वो है राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति। इसमें बेसिकली इसे जो है वो 2018 में लेकर आया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो पवन और सौर संसाधनों, बुनियादी ढांचों और भूमि के इष्टतम तथा कुशल उपयोग के लिए जो है वो विंड सोलर पीवी सिस्टम के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। वहीं अटल ज्योति योजना, इसे जो है यानी जिसे अजय योजना के नाम से भी जाना जाता है, अटल ज्योति योजना या फिर अजय योजना। बेसिकली जो अटल ज्योति योजना है इसे सितंबर 2016 में ग्रिड पावर में लगभग 50% से कम घरों वाले राज्यों में सौर स्टिल लाइटिंग सिस्टम की स्थापना के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे जो है और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है ये वैश्विक सहयोग और सुविधाजनक बनाने के लिए बेसिकली नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग जो है वो सही ढंग से हो पाए, इसलिए इसे स्टार्ट किया गया था। तो बेसिकली ये हमारी योजनाएं हैं। ये योजनाएं अभी हमारी पूरी नहीं कंप्लीट हुई हैं, इसमें से अभी और भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में या कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और भटनेरा IAS का ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे के सारे नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।